अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रहीम अली डिनू। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड अप्रिसिएशन फॉर द वीडियोज़। और आज का जो टॉपिक है वो सबसे हाई एंड डिमांड था, लोगों की जो बेसिक एक प्रॉब्लम एक इशू आ रहा था। तो वैसे तो मैंने शायद ये वीडियो बाद में बना था, लेकिन क्योंकि सब ने कहा तो मैंने इस पर बात करने लगा। और आई प्रॉमिस यू, इफ़ यू वॉच दिस वीडियो बिल्कुल तसल्ली और आराम से, तो दोबारा आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो इश्यूज़ होंगे वो दोबारा कभी फेस नहीं करने पड़ेंगे और ना ही कुछ और देखना पड़ेगा। टॉपिक है डेड इन शेल। डेड इन शेल क्यों होता है, और मैं सिर्फ इश्यूज़ नहीं बताऊंगा, 12 प्रॉब्लम्स 12 रीज़न्स बताऊंगा, और सिर्फ रीज़न्स नहीं उनके सॉल्यूशंस भी आपको देने लगा, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आपको फर सिर्फ प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन देना शुरू करूं, तो दोबारा से बेसिक पे चलते हैं कि बेसिकली एग जो होता है वो उसकी एनाटमी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो वो देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो आउटर ब्राउन पार्ट है दैट इज़ वो जो एग का शेल है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। उसके बाद राइट साइड पे आप देखें 2 लाइंस चल रही हैं और उनके बीच में गैप है। ये एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। ये बेसिकली प्रोटेक्ट करती है एग को डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन और डिफरेंट चीज़ों से। और इसके दरमियान जो गैप है वो उसमें एयर चल रही है, जो कि एयर स्पेस आप देखें सबसे नीचे एग के नीचे एक जगह एयर स्पेस है। ये इसका क्या रोल है फिर आपको भी बताऊँगा। फिर एग वाइट है, फिर ये जो रेड स्पॉट है वो है जहाँ जर्मिनेट होता है, बेसिकली स्पर्म जाके एंटर होता है एग के अंदर और एग के अंदर बच्चा बनना शुरू होता है। और जो चलाजा है ये बेसिकली एक, अगर आपने अंडा कभी ब्रेक किया हो तो आप देखेंगे वाइट छोटी सी लेयर होती है जो उसको होल्ड करके रखती है जर्दी को। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर बस आपको बताने हैं, इसलिए ज़रूरी था कि आगे जो बात होगी तो आपको पता चल जाए कि एग के अंदर एग के स्ट्रक्चर, एग की बॉडी क्या होती है। तो ये तो जी मैंने आपको थोड़ा सा पिक्चर में ब्रीफली, बहुत ही ब्रीफली मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो दिखाऊंगा कि कुदरत के सिस्टम के अंदर एग के अंदर जो बच्चा होता है वो किस तरह चल रहा होता है, किस तरह इनहेल एक्सहेल कर रहा होता है। तो आए वीडियो देखते हैं। And take its first breath of fresh air. It's a dramatic moment, that first breath, one shared by so many creatures, including us. But hold on, think about this. When you were in the womb, you got oxygen from your mother through your umbilical cord. But for the last 21 days, this chick has been cut off from its mother, sealed inside an egg. Simplify an egg shell 1,000 times. You can see the calcium carbonate crystals that make up the shell, and here and there, tiny holes, 1,000th of an inch across. And these tiny holes let outside air filter in. So oxygen can pass through the shell, but the chick growing inside doesn't have working lungs yet. When you hold the fertilized egg up in front of a bright light, you can see it, a delicate network of blood vessels that grows out of the embryo's abdomen and presses up against a membrane just inside the shell. Oxygen from the air comes in through the tiny holes in the shell and then diffuses into the embryo's blood, and the growing chick gets rid of carbon dioxide at the same time. That's because the whole time oxygen is coming in through the shell, moisture is slowly evaporating out. That creates an empty space that gradually fills with air. A day or so before the chick is ready to hatch, it starts to move. It punctures that air pocket and fills its lungs. It then has just enough oxygen to battle out of the egg and take its first breath of fresh air. अच्छा जी, वीडियो आपने देख ली, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब इशू नंबर 1 क्या प्रॉब्लम आती है, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्यों? जब हम दोनों रिलेटेड बर्ड लगाते हैं तो उनके, क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर जो एरर है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब एग की डेवलपमेंट होती है तो वो वीक होती है। बेसिकली उसके अंदर एम्ब्रियो ही इनब्रीडिंग की वजह से वीक होता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि बर्ड इनब्रीड आपने नहीं करने, रिलेटेड बर्ड्स, बहन भाई पेरेंट्स को बच्चों के साथ ब्रीड ना करवाएं। नंबर 2 प्रॉब्लम वो आपकी आएगी मैल न्यूट्रिशन, जिसमें आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ अच्छी नहीं है। आप जो भी सीड मिक्स डाल रहे हैं वो सिर्फ वही डालिए, कोई सॉफ्ट फूड नहीं डाला, कोई मल्टीविटामिन्स नहीं डाले, और मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ओवरऑल जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस हैं वो बर्ड को नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो इतना वीक होता है कि वो किसी इश्यूज़ की वजह से मर जाता है या हैच ही नहीं हो पाता, या उसकी वो ग्रोथ ही वो नहीं होती। तो सलूशन इसका क्या है कि आपका सॉफ्ट फूड अच्छा हो, उसके अंदर वेजिटेबल्स हों, उसके अंदर जो सोक सीड है उसके अंदर जितनी मल्टीपल चीज़ें जो मैंने बताता हूँ, एक अलग टॉपिक है, वो हों, उसमें आप अच्छे मल्टीविटामिन्स यूज़ करें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नंबर 3 आपका जो ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ यहाँ पे ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर को मैं बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता ये, लेकिन हमारे यहाँ लोग बहुत वेटेज देते हैं क्योंकि उनको बाकी रीज़न्स नहीं पता होते।
इवन देन ह्यूमिडिटी का फैक्टर है, आइडियल ह्यूमिडिटी इज़ 60 to 65%, ठीक है। अच्छा, अब एक और मिसकंसेप्शन ये हमारे यहाँ कहते हैं जी कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेशन करें। वेंटिलेशन तो इन एनी केस करनी है, लेकिन आपने टेक्निकल चीज़ ये ज़हन में रखनी है कि हवा में नमी का तनासुब जो कहते हैं ना वो क्या है। अगर हवा में पहली ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा वेंटिलेशन से ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, और अगर हवा में कम है नमी का तनासुब तो वो उसको ऑटोमेटिकली कम करेगी। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अब आप ये पिक्चर देखें, मैं आपको बताता हूँ ह्यूमिडिटी के फैक्टर्स को आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड पे पिक्चर है जहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई शो कर रहा है, वहाँ पे एयर स्पेस जो ऊपर है वो बहुत थोड़ी है, एक्सपेंड हुआ है, ठीक है। जो सेंटर वाला है वो दैट इज़ आइडियल सिनेरियो, और जो राइट वाला है जिसमें बहुत ज़्यादा जो एग है, एग का जो पार्ट है बहुत नीचे चला गया और ऊपर एयर स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि ह्यूमिडिटी बहुत लो है। तो आप अंडे को देख के भी ह्यूमिडिटी चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो ह्यूमिडिटी अगर आपके शेड में ज़्यादा है तो जो बच्चा एग शेल से अगर निकलता है ना, तो वो अगर बच्चे सोलन है, थोड़े बड़े साइज़ के हैं, तो एक तो ह्यूमिडिटी मीटर से तो आपको पता चल ही रहा है, मीटर ज़रूर रखें, लेकिन दूसरी तरह ये पता चल सकता है कि अगर बच्चा ज़रा सोलन है यानी कि थोड़ा बड़ा हुआ है तो इट मीन्स कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी। और अगर बच्चे आपके हैच हो रहे हैं, पहली बात है बहुत लेस ह्यूमिडिटी की वजह से बच्चे हैच समटाइम हो भी रहे होते हैं, तो वो जो बच्चा निकलेगा वो बिल्कुल स्क्वीज्ड होगा, ड्राइड होगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास ह्यूमिडिटी बहुत लो थी, लेकिन बच्चे हैच हुए हैं, क्योंकि अल्लाह ने नेचुरली तौर पे ना बर्ड को ये सेंस दी होती है कि वो अपने आप को, अगर ह्यूमिडिटी लो हो तो अपने आप को गीला करता है और दोबारा से उसके ऊपर जाके बैठ जाता है, तो ह्यूमिडिटी को बैलेंस कर लेता है बर्ड। तो इसका सोल्यूशन ये है जी कि अगेन चेक रखें, आपके पास मीटर हो और उस पर चेक रखें। अगर हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है और अंदर वो ह्यूमिडिटी कम हो रही है तो वेंटिलेशन को और ज़्यादा बेहतर करें। और गर्मियों में क्योंकि कूलर चल रहे होते हैं तो वैसी रूटीन में रहती है। और ब्रीडिंग सीज़न के अंदर अगर आपको लगे कि कुछ प्लस माइनस है तो ह्यूमिडिफायर अगर यूज़ करना चाहें तो कर लें। वैसे मैं कभी मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया। तो ये तो हो गया ह्यूमिडिटी वाला। अच्छा, उसके बाद एक और रीज़न जो कि नंबर 4 पे आती है वो है आपके जो बर्ड्स हैं उन जहाँ पे एग ले किए हुए हैं, वो जो बॉक्स है वो बहुत बड़ा है। वो बड़े होने की वजह से अंडे एक जगह पे नहीं वो हो रहे, रुक नहीं रहे, और कोई अंडा उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, जिसकी वजह से आपके बॉक्स के बड़े होने की वजह से और एग्स का एक जगह पे ना होने की वजह से अंडे डेड इन शेल हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपके जो बॉक्स का साइज़ है वो आइडियली बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वो रीज़नेबली कॉम्पैक्ट साइज़ हो, बहुत छोटा भी ना हो और बहुत बड़ा भी ना हो। नंबर 5 पे जी जो आपका नेस्टिंग मटेरियल है वो गंदा हो चुका है। पहले फीमेल ने ले किया, बच्चे बड़े हुए, निकल गए, उसने उसके ऊपर ही अंडे दे दिए और आपने नेस्टिंग मटेरियल चेंज नहीं किया, तो वो जो गंदा नेस्टिंग मटेरियल है उसकी वजह से कई किस्म के इश्यूज़, बैक्टीरियाज़, और वो गंदा हुआ होगा, उसकी वजह से भी डेड इन शेल होता है। सोल्यूशन ये है कि हर क्लच के बाद आप अपना नेस्टिंग मटेरियल चेंज करें। नंबर 6, डोंट ओवर कैल्सीफाई योर बर्ड, जिसको हाइपर कैल्शियमिया बोलते हैं, यानी कि हम लोग ये देखते ही नहीं कि हमारे बर्ड की कैल्शियम रिक्वायरमेंट कितनी है, उसको इतना कैल्शियम देते हैं कि उसका एग शेल इतना हार्ड हो जाता है कि जब बच्चे ने हैच होना होता है तो उसके एग के शेल के हार्ड होने की वजह से वो हैच ही नहीं हो पाता। सोल्यूशन क्या है कि आप रीज़नेबली लेवल का कैल्शियम दें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओवरडोज नहीं करना अपने बर्ड को। उसके बाद आपका जो नंबर 7 है वो है आपका कोई ना कोई शेड के अंदर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन आ गया। अब ये बहुत सारे लोगों को बात नहीं पता कि जी बच्चे काफ़ी अंडे हैच होने के करीब थे और वो बच्चे नहीं निकले, क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो अंदर वीक है। वो मे भी बड़े माँ बाप को कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, क्योंकि माँ बाप की इम्यूनिटी डेवलप है, लेकिन एम्ब्रियो अंडे के अंदर वीक है। उस वीक होने की वजह से वो जो है आपका बच्चा वो उस इन्फेक्शन की वजह से जो है वो मर जाता है। क्वेश्चन इसका ये है कि आपने ब्रीडिंग सीज़न से कोई महीना डेढ़ पहले ऑन द सेफर साइड डॉक्सीसाइक्लिन जो सॉल्ट है उसमें उसकी कोई भी एंटीबायोटिक जो भी आपको मिल जाए वो आप यूज़ कर लें फॉर 5 to 7 डेज़। ये कुछ बुक्स जो कि बड़े ब्रीडर्स ने लिखी हैं उसमें भी मेंशन है, और कुछ फॉरेन ब्रीडर से मेरी डिस्कशन हुई तो वो ऑन अ सेफर साइड ऑन अ वेरी लाइट डोज ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन हेल्प्स के अगर बर्ड में ऑलरेडी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ऐसा तो वो रिमूव हो जाए, जिसकी वजह से जब ब्रीडिंग स्टार्ट होगी तो डेड इन शेल ना हो, और इसके फ़ौरन बाद आप उनको प्रोबायोटिक्स यूज़ करवा सकते हैं। नंबर 8, जो पिछले क्लच के बच्चे हैं वो भी बॉक्स में और अंडे भी अंदर पड़े हुए हैं। तो जो पिछले क्लच के बच्चे हैं वो जो नए क्लच के जो अब अंडे आए हैं उनको रोल कर रहे हैं क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। तो सोल्यूशन ये है कि इस तरह के जो बच्चे जो ऑलमोस्ट सेल्फ हो गए उन पर नज़र रखें और उनको बाहर निकाल दें, दूसरे केज में डाल दें, क्योंकि उनके नाखूनों से और उनके रोल करने से
अंडे जो हैं वो उनके अंदर सुराख हो जाते हैं और अंडे टूट जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो एज है नंबर 9 पे जो पॉइंट है वो ये है कि अंडर एज बर्ड्स हैं। आइडियली जो फॉरेन ब्रीडर्स हैं वो कहते हैं बर्ड शुड बी 18 मंथ्स ओल्ड तब ब्रीडिंग पे लगाएं, तब तक वो अपने साइज़ अपनी चीज़ों को बिल्ड कर चुका होता है। लेकिन हम पाकिस्तान में क्योंकि जल्दी कर देते हैं, और मैं खुद यही कहता हूँ लेकिन साल में ब्रीड करा रहा होता हूँ, तो कम से कम आप बर्ड को 1 साल का तो टाइम दें, क्योंकि जो छोटी एज के बर्ड होंगे उनकी अभी बॉडी के अंदर वो सिस्टम डेवलप ही नहीं हुए होंगे। तो सोल्यूशन इसका ये है कि प्लीज़ अपने बर्ड को कम से कम 1 साल का होने दें, या उससे जितना ज़्यादा होने देंगे उतना ज़्यादा बेहतर है कि बर्ड ज़्यादा बेहतर तरीके से ब्रीड करेगा। नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका बर्ड की बॉडी डेवलप नहीं, उसको एक्सरसाइज नहीं मिली है। हमने छोटे छोटे केजेस में उनको रखा हुआ है और उनकी एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से उनकी पेल्विक बोन्स वीक हो गई होती हैं, जिसकी वजह से उनके सिस्टम वीक होते हैं। ऐसे ही है कि एक एथलीट है और जिम जाने वाला बंदा और एक नॉर्मल बंदा जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं की, तो उनकी फ़िटनेस लेवल में फ़र्क होगा, उसके अकॉर्डिंगली ही उसके रिजल्ट्स आएंगे। तो आई सजेस्ट कि अपने बर्ड्स को अच्छी एक्सरसाइज दें। सोल्यूशन क्या है? अच्छी फ़्लाइट दें, अच्छे टाइम पीरियड के लिए दिए। 3 से 4 महीने बर्ड फ्लाइट में खुला डुला रहे, अच्छा दाना हो, खुला दाना हो, और वो उड़े और वो इन्जॉय करें। नंबर 11 है कि हमें से बहुत सारे लोग जब अंडों को चेक करना होता है कि अंडे फर्टाइल हुए हैं कि नहीं, तो वो मिस हैंडल करते हैं। अपने हाथ से अंडा पकड़ा और उसको मोबाइल की टॉर्च ऑन किया और उसके ऊपर रख के देख रहे हैं वो फर्टाइल हो गया कि नहीं हो गया। क्योंकि जब आप अंडे को पकड़ते हैं, में भी आपके हाथ गंदे हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन हो, आपने अंडे को पकड़ा। अब अंडे का जो शेल है वो तकरीबन 70,000 पोर्स हैं उसके तकरीबन, तो आपने जब वो उसको पकड़ा है तो आप उसमें से बैक्टीरिया आगे पीछे अंडे के अंदर चला गया। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना, अंडे को नहीं छेड़ना ज़्यादा। उसका सोल्यूशन क्या है? अच्छी टॉर्च रखें, इस तरह की टॉर्च, जिस टॉर्च से आप बस उस टॉर्च से आपने उस अंडे के ऊपर रखा और आपने चेक कर लिया कि अंडा जो है वो फर्टाइल हो गया कि नहीं हो गया। अंडे से प्लीज़ प्ले मत करें बार बार उसको पकड़ के। और नंबर 12, आपने बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो कहते हैं जी ह्यूमिडिटी कम हो रही थी तो हमने सेफ साइड पे अंडे को पकड़ के पानी में डिप कर दिया है या उसके ऊपर पानी फेंक दिया है कि वो थोड़ा सा नरम हो जाए और ये वो, तो उससे भी डेड इन शेल हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि कुदरत ने इसके ऊपर, अंडे के ऊपर ना एक हल्की सी बिल्कुल स्लाइट सी लेयर रखी होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो जब हम उसको बार बार या किसी एक दफ़ा पूरा डिप कर देते हैं और फिर रखते हैं, तो ये नहीं कि हर दफ़ा ये प्रॉब्लम आएगी, बट देयर आर चांसेस कि वो वैक्स वो रिमूव होने की वजह से वो ज़्यादा पोरस हो जाए। तो प्लीज़ अंडे को उसमें डिप ना करें, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जी 12 पॉइंट्स थे। मैंने कोशिश की कि ब्रीफली और स्विफ्टली, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, आपको प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन भी दे दूँ, और वो चीज़ जो कि पहले शायद आपने कभी ना समझी हो, ना किसी ने समझाई हो, कि अंडे की एनाटमी और स्ट्रक्चर पता हो। अब आपके ज़हन में पूरी पिक्चर है। वीडियो को आराम से तसल्ली से देखें और आई होप कि इसके बाद आपको दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखें।